हम लोग पहला लेक्चर देख चुके हैं इसका, लेकिन थोड़े से फर्स्ट वाले लेक्चर को मैं दोबारा जो है आप लोगों को एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा शुरू में आपको अगर हेडिंग समझ में आ गया, इसका जो है मतलब समझ में आ गया, तो निश्चित रूप से चैप्टर आसान हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति और विविधता का सिद्धांत, और इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है, मेंडल लॉ को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, मेंडल लॉ। सबसे पहले जो है इसमें आनुवंशिकता के बारे में बताया गया है, तो हम एक एक पॉइंट को, इनमें मुख्य पॉइंटों को देखेंगे। पहले हम जैसे पिछले लेक्चर में भी हम बताते हैं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है कुछ परिभाषा लिखा गया है, इन परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आनुवंशिकी क्या है। कह रहा है कि आनुवंशिकता व विभिन्नता का सम्मिलित अध्ययन है। यानी पहले आनुवंशिकता और विभिन्नता क्या है, तो पहले हम आनुवंशिकता को समझेंगे और उसके बाद से किसको, विभिन्नता को समझेंगे। और जो आनुवंशिकता होता है और विभिन्नता होता है, उसी का सम्मिलित रूप क्या होता है, उसी के सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। यानी जब हम दो चीजों को एक साथ अध्ययन करते हैं, किसको किसको, आनुवंशिकता और विभिन्नता को जब एक साथ अध्ययन करते हैं, दोनों को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं, तो उस सम्मिलित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। यानी ये आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिक, यानी आनुवंशिकी कहते हैं। कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो बताया गया कि आनुवंशिकता और विभिन्नता का जो सम्मिलित अध्ययन होता है, उसी सम्मिलित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आनुवंशिकता शब्द आया है, आनुवंशिकता किसे कहा जाता है। तो देखो, आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकी लक्षणों को पैतृकों से संततियों में हस्तांतरण का अध्ययन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि माता पिता से, यहां जो है पैतृकों का मतलब क्या है, माता पिता से। यानी जब जो है जो आनुवंशिकी लक्षण होता है, वह आनुवंशिकी लक्षण क्या होता है, जो माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। और तीसरा जो है विभिन्नताएं। अब जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आनुवंशिक लक्षणों का मतलब क्या है। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं या जो वंशागत लक्षण होते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाता है, यानी उसको ले जाने का कार्य एक कारक करता है। उसमें यह भी बताया गया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि यही लक्षण जो है मनुष्य को मनुष्य का, यानी मनुष्य से मनुष्य में बदलता है। और जो अन्य जीव हैं, जैसे मान लो कि मनुष्य का बच्चा क्या होता है, मनुष्य होता है। गधा का बच्चा क्या होता है, गधा होता है। गाय का बच्चा क्या होता है, गाय होता है। ये होता है ना। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे जो गुणसूत्रों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। तीसरा जो है विभिन्नताएं, समान जाति के सदस्यों में देखी जाने वाली विभिन्नता। अब समान जाति की जो है, यहां पर समान जाति के सदस्यों में देखी जाने वाली, यानी एक ही जाति के सदस्यों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं यानी वेरिएशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता दोनों गोरे गोरे हैं और बच्चा क्या हो गया, सांवला। ये वेरिएशन है। ये क्या है, वेरिएशन है। या माँ गोरी है, बाप थोड़ा क्या है, सांवला है, दोनों के मेल से बच्चा जो हुआ वो कैसा हो गया, सांवला बन गया। या इसी प्रकार से दो माँ की हाइट छोटी है, पिता का हाइट लंबा है, और उससे जो बच्चे का जन्म हुआ उसमें बच्चा क्या होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा। या कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे माँ बाप के बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये वेरिएशन है।
उनकी सोच, उनकी कलर, उनके रंग रूप में जो बदलाव आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और लास्ट में है वंशागति, वह प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिकी लक्षणों को पैतृक संततियों में क्या होता है, हस्तांतरण होता है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, इसमें एक शब्द आया है प्रक्रिया। इसमें क्या आया है, प्रक्रिया। और इसमें क्या आया है, आनुवंशिकता में अध्ययन। दोनों में देखो, पैतृक संततियों का हस्तांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। यानी इसमें अध्ययन दिया हुआ है और इसमें दिया क्या, प्रक्रिया। क्या दिया हुआ है, प्रक्रिया। तो एक एक पॉइंट को आपको, इस परिभाषा को किससे समझ लोगे, इसमें अध्ययन शब्द आता है और इसमें क्या आता है, प्रक्रिया शब्द। वंशागति में क्या आता है, प्रक्रिया आता है, और इसमें क्या आता है, आनुवंशिकता में क्या आता है, अध्ययन आता है। तो इन दो चीजों से इनकी परिभाषाओं को आप क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। नहीं तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह दोनों में ज्यादा अंतर नहीं कर पाते। दोनों को लगेगा कि दोनों का परिभाषा सेम है, सेम परिभाषा नहीं है। दोनों में क्या है, अंतर है। एक में अध्ययन किया जाता है और एक में क्या है, प्रक्रिया होती है। यानी इन दोनों को मैंने बता दिया, इन दोनों में आपने क्या देख लिया, क्या अंतर मिला जी, दोनों में क्या अंतर पाया। एक में क्या था, यहाँ अंतर आपने देखा ना, एक में अध्ययन था और एक में क्या था, प्रक्रिया। देखो जेनेटिक्स जो है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है बेटा, यानी आनुवंशिकी के फादर्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी शब्द प्रस्तुत किसने किया था बेटा, ये जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इसको क्या था, डब्ल्यू वेटसन ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू वेटसन ने किया था। एक चीज ये मिल गया, आनुवंशिकी के फादर यानी जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, अब उतना मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा बताया गया कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, डब्ल्यू वेटसन था। डब्ल्यू वेटसन जो है, अलील शब्द का भी प्रयोग जो है, जो अलील शब्द पहले मैंने आप लोगों को अलील पढ़ाया था, अलील शब्द का भी प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका भी प्रयोग किसने किया था, वेटसन ने। ध्यान देना, इस शब्द का भी प्रयोग किसने किया था, अलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वेटसन ने किया, डब्ल्यू वेटसन ने किया था। इसके बाद से समयुग्म की इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना। अगर समयुग्मिकी को कहा जाता है होमोजाइगस, इसको कहा जाता है होमोजाइगस। और इसको कहा जाता है हेट्रोजाइगस। देखो इन दोनों शब्दों का भी सर्वप्रथम प्रयोग, इन दोनों शब्दों का भी जो है ना, शब्दों का प्रयोग जो है
किसने किया था? तो ये भी डब्ल्यू वेटसन महोदय ने किया था। ठीक है, इसके बाद से देख लेते हैं। इसीलिए जो है डब्ल्यू वेटसन महोदय को, ये जो डब्ल्यू वेटसन महोदय हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए डब्ल्यू वेटसन महोदय को जो है आधुनिक सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। आधुनिक ध्यान देना, क्या बताया गया, यहां ध्यान से सुनो सब लोग, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। पहले आप लोगों को बताया गया कि जेनेटिक जो है यानी अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ए लड़की, ये माथे से बिंदी हटाओ तुम, ये सब कहाँ सीखे? कोई और भी लगाया है जी? और उसके बाद क्लास में बैठे हुए, जब भी हम पढ़ाएंगे तो सीधे दिमाग में सीख जाएगा। हाँ ध्यान दो, बताया जा रहा है जो जेनेटिक शब्द है यानी अनुवांशिकी शब्द है, इसको अनुवांशिकी लिख लेना यहाँ हिंदी में। अनुवांशिकी जो शब्द है, इस अनुवांशिकी शब्द का, ये अनुवांशिकी शब्द जो है, इसके जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो डब्ल्यू वेटसन ने दिया। डब्ल्यू वेटसन ने इतना ही नहीं किया, इन्होंने अलील शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वेटसन ने किया था। समयुग्मजी यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी का भी सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? वेटसन ने किया था। इसीलिए वेटसन महोदय को जो है आधुनिक आनुवंशिकी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये चीज कल मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर में ये नहीं बताया था कि आनुवंशिकी जो आधुनिक आनुवंशिकी है उसके जनक किसको कहा जाता है? तो डब्ल्यू वेटसन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? इसके बाद से आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन यानी टीएच मॉर्गन जो है, एक और वैज्ञानिक का हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को जो है प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी अंग्रेजी में लिखना चाहो तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यानी पर्याप्त कि जनक किसे कहा जाता है? फादर्स किसे कहा जाता है बेटा? कि फादर्स। देखो टीएच मॉर्गन को जो है प्रायोगिक आनुवंशिकी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये जो टीएच मॉर्गन थे बेटा, टीएच मॉर्गन ने
प्रयोग किस पे किया था, यानी ये इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो इसका मतलब इन्होंने प्रयोग किए थे। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो इन्होंने जो है प्रयोग ड्रोसोफिला पर किया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, इनका प्रयोग किस पे था, यानी एक्सपेरिमेंट किस पे था, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था। और ड्रोसोफिला क्या था, यानी फल की मक्खी। क्या थी, ये फल का मक्खी। इस पर कुछ बीमारियों को उन्होंने क्या किया था, इसी को उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, जब इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन पे उनकी क्या अवधारणाएं थी, तो इस पे जो है अनेक अवधारणाओं को उन्होंने क्या किया था, इस पे उन्होंने क्या किया था, इस पर प्रयोग करके अनेक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। जैसे सहलग्नता, जैसे क्या था, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था, क्या बताया गया, अनेक अवधारणाओं को प्रस्तावित किया। अनेक बेटा चेहरा आप लोगों का सूखा हुआ दिख रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। अभी तो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बता रहा हूं। जैसे इनके बारे में, भाई ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बताया गया कि ये इसके क्या है, जेनेटिक्स के क्या माने जाते हैं, फादर। जेनेटिक शब्द किसने प्रयोग किया, तो भाई उन्होंने, कौन थे, डब्ल्यू बेटसन थे। फिर बताया गया कि डब्ल्यू बेटसन ने जो है अलील शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉनसन बेटसन ने किया था। सब युग्मजी और विषम युग्मजी शब्द का भी प्रयोग किसने किया था, बेटसन महोदय ने किया था। और इसीलिए बेटसन महोदय को आधुनिक आनुवंशिकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। फिर एक वैज्ञानिक थे टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. का फुल फॉर्म, का पूरा नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, थॉमस हंट। क्या इनका नाम है, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या किया था, इनको जो है प्रायोगिक आनुवंशिकी का क्या माना जाता है, फादर माना जाता है, यानी इसके ये क्या है, जनक है। और क्यों इसलिए माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वह एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था, वह प्रयोग किस पे किया था, तो वह ड्रोसोफिला पे किया था। ड्रोसोफिला क्या है, एक प्रकार का फल का मक्खी है। और इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अनेक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। यानी जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने अनेक बातों को बताया। अवधारणाओं का मतलब क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट से जो उन्हें मिला उन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। वह कौन कौन से थे, तो यहाँ जैसे में लिख लो। अब समझ में आया, अब जैसे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया उसमें लिखा। तो पहला क्या था, सहलग्नता। क्या था, यानी लिंकेज। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख लेना लिंकेज, लिंकेज। इसके बाद से क्या था इनका, लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता यानी सेक्स लिंकेज।
एक और था इसका, इनकी अवधारणा में एक चीज और थी, जीन विनिमय। जीन विनिमय, और जीन विनिमय को अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लेना क्रॉसिंग ओवर। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो। अब इसके बाद से देखते हैं आनुवांशिक लक्षणों के विकास के लिए निम्न परिस्थितियां। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अभी हम आनुवांशिकी को लेकर चल रहे हैं, अभी हम केवल क्या देख रहे हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी की इतनी चीजें आपको क्या हो गई? मिल गई। ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई थी? आनुवांशिकी से जुड़ी हुई थी। आनुवांशिकी का परिभाषा मैंने बता दिया, आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, और इन लोगों के भी दोनों वैज्ञानिकों के बारे में हमने क्या कर दिया? डिटेल बता दिया। और भी है तो आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, अब उतना ज़्यादा हम बताना चाहते भी नहीं है, क्योंकि जो आपका कोर्स है उसी से जब आगे आप लोग तैयारी करोगे तो और देखते रहते हैं। अब जो है आनुवांशिकी का जो है ध्यान दो, अब आनुवांशिकी लक्षणों के विकास के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक हैं। आप जानते हो कि जो आनुवांशिकी शब्द है बेटा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होती है, मैंने बताया था कि इसको जो है, जो जॉर्ज मेंडल महोदय थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो ये लक्षण को हस्तांतरित करने का कार्य करता है वह एक फैक्टर होता है। कोई ना कोई, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक चाक है, इस चाक को यहाँ पहुँचाना है, मुझे इस हाथ में पहुँचाना है, तो ये हमारा अंगुली क्या कर रहा है? यहाँ तक लाने का काम कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये हमारा अंगुली क्या हुआ? फैक्टर हुआ। जो अंगुली इस चाक को यहाँ तक पहुँचा रहा है, तो अंगुली इसमें कौन सा काम कर रहा है? फैक्टर का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जब हमारा लक्षण हमारे बच्चों में जाता है तो कोई ना कोई फैक्टर है जो कार्य करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और तो उन्होंने कहा था कि भाई एक फैक्टर है जो कार्य करता है, और बाद में एक वैज्ञानिक आए थे 1906 में, 1909 में कि 1906 में था जी? 1909 में। और उन्होंने क्या कहा था, जिनका नाम क्या था? जॉनसन। उन्होंने क्या कहा था कि वो फैक्टर कौन है? जीन है। ये बताया गया था आप लोगों को। तो ये जो है इनकी निम्न परिस्थितियां होती हैं, यानी आनुवांशिकी लक्षणों के विकास के लिए जो है निम्न जो है परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहला क्या है? जीन की उपस्थिति। पहला क्या है भाई? ये आनुवांशिकी के लिए हमें क्या निम्नलिखित परिस्थितियों की आवश्यकता है कि नहीं है? ये आनुवांशिकी विकास के लिए जो है हमें निम्न परिस्थितियों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। जब ये परिस्थितियां, निम्न परिस्थितियां होंगी तभी हमारा लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। वह निम्न परिस्थितियां क्या हैं? जीन की उपस्थिति। क्या है? जीन की उपस्थिति। पहला जो है जीन की उपस्थिति है, और दूसरा क्या है? जीन का अभिव्यक्ति, यानी जीन का अभिव्यक्ति लिख लो, एक्सप्रेशन कहा जाता है। जीन एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, हिंदी क्या होगा? जीन अभिव्यक्ति। और तीसरा जो है जीन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उपयुक्त वातावरण। ये तीसरा जो है जीन एक्सप्रेशन के लिए उपयुक्त वातावरण। उपयुक्त
वातावरण। ध्यान देना है आप, ये जो फैक्टर कार्य करता था जिसको उन्होंने जीन बताया, तो ये लक्षणों को अनुवांशिक विकास कराने के लिए जो है इसमें किसी किसकी आवश्यकता होती है? जीन की उपस्थिति, जीन का होना क्या है? जरूरी है। अब जीन हो, आप अभिव्यक्ति ना करता हो, कोई जो है उसमें जो है इंप्रेक्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है, वह एकदम शांत बैठा हुआ है, तो क्या केवल जीन का होना और कोई काम ही ना करे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। अब जीन के लिए जो है, जो उसका अभिव्यक्ति भी है लेकिन उपयुक्त वातावरण नहीं होगा, तो भी जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होगा? हस्तांतरण नहीं होगा। इसलिए इन तीनों का होना क्या है? जरूरी है। थोड़ा सा चीज समझ लो, जो जीन होता है बेटा, जीन एक डीएनए होता है। जितने जीन होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। लेकिन सारे डीएनए जीन नहीं होते। एक पॉइंट आप याद कर लेना, क्योंकि देखो जैसे मान लो ये जो हमारा डीएनए है बेटा, ये हमारा डीएनए क्या है? डीएनए। अब जो है इसमें जीन क्या होता है? खंड खंड में होता है। जीन क्या होता है? ये क्या है? जीन है। ये क्या है? जीन है। ये भी क्या है? जीन है। लेकिन और ये पूरा क्या है? ये पूरा वाला भाग क्या है? डीएनए। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर ये खंड दिखाई दे रहा है वही जीन है, और ये नॉन जीन है। ये क्या है? नॉन जीन, यानी ये जीन नहीं है। कौन? जहां पर ये भाग खाली खाली दिखाई दे रहा है वो जीन नहीं है। तो जितने जीन हैं वो डीएनए हो सकते हैं, लेकिन सारे डीएनए जीन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। और ये ही डीएनए जो है, डीएनए किस में परिवर्तित होते हैं? जैसे जीन जो है डीएनए में परिवर्तित होता है, और डीएनए जो है किसमें? आरएनए में परिवर्तित होता है। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो यानी आप देखोगे तो ये जो जीन है बेटा, जीन किस में बदला? डीएनए में। और डीएनए किस में बदला? आरएनए में। और आरएनए ने क्या किया? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। और ये ही तो जाकर क्या करता है? हमारे लक्षणों को परिवर्तित करने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का। ठीक है, तो आज थोड़ी सी बात समझ में आ गई है। अब हम जो है सीधे आ जाएंगे मेंडल लॉ पर, और जिसमें आप लोगों को एक चीज जो है अलील के बारे में मैंने बता दिया था कि अलील क्या है, कल बता दिया था, लेकिन फिर एक बार दोबारा मैं अलील को समझाऊंगा, और उसको मैं चाहता हूं कि विधिवत एक बार जो है आप लोगों को समझा दिया जाए। ठीक है।